तो प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आपके लिए गेस्ट पेपर लॉन्च किया गया है जिससे आपको एग्जाम में अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। और ये आपका जो पेपर है ये गेस्ट पेपर है और इसी से अच्छा खासा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको क्लास 12 के बच्चों के लिए पूरा यूपी बोर्ड का ये गेस्ट पेपर मैंने लॉन्च किया है हिंदी का। इसको आपको कैसे करना है, ठीक है, क्या करना है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपके लिए हम यूपी बोर्ड की कॉपी में पूरा सल्यूशन करके ले आ रहे हैं। और ये पूरा सल्यूशन देख रहे हैं ना, इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। अभी आपके पास लगभग 6 दिन का समय है, 5 दिन का समय है। 5 दिन में आप चाहोगे तो अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। जो बच्चे अच्छी खासी तैयारी करना चाहते हैं वो 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं। मात्र उनको 50 रुपये में सारे सब्जेक्ट के कोर्स मिल रहे हैं। एग्जाम होता जाएगा और ये अंसाल पेपर से ही, आप जानते हैं 90% क्वेश्चन अंसाल पेपर से आता है। 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सलूशन देंगे। इसको पढ़ने से एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हो, ठीक है। 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर। तो जिन बच्चों को लेना है वो हमारे इस नंबर पे 50 रुपये गूगल पे करके, ठीक, गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पे भेजेंगे तो हम उनको पूरा कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। एग्जाम होता जाएगा और आप इस अनसॉल्व से ही पढ़ना और किसी दूसरे सीरीज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनसॉल्व से ही 90% क्वेश्चन पिछले ईयर्स के पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। अब सबसे पहले जब एग्जाम में बैठोगे ना तो एग्जाम में आपको ये बोर्ड कॉपी देखने को मिलेगी, ब्लैंक कॉपी होगी। अब इस ब्लैंक कॉपी को कैसे भरना है, देखो ये भरने का तरीका। भरने का आपका ये तरीका है दोस्तों कि आपको 10 अंक का जो रोल नंबर मिलेगा, यहाँ पर पहले 10 अंक का रोल नंबर भरोगे पेन से। मैंने कंप्यूटराइज से भरा है ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग डेवलपमेंट हो। और यहाँ पे इसको शब्दों में 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, ठीक। विषय की बात करें तो जिस विषय की आप परीक्षा देंगे उस विषय का यहाँ पे नाम लिखेंगे। प्रश्न पत्र में आप जानते हैं सभी बच्चे कि प्रश्न पत्र में केवल एक ही पेपर होता है, इसलिए यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखेंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक यहाँ पर लिखेंगे और जो भी दिन होगा यहाँ पे डाल देना, ठीक। परीक्षा तिथि जो भी होगा यहाँ, और फिर पाली आप द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे, यहाँ द्वितीय पाली लिखना। फिर केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम फ्रंट पेज भरेंगे। उसके बाद इस तरीके से देखो आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी इसी तरीके से लिखनी है, ठीक है ना। और ये पूरा गेस्ट पेपर मैंने लॉन्च किया है, इस पूरे पेपर्स को जरूर पढ़ के जाना, इसमें से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको बैठना है तो खंड क, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब 1 में देखो 1 2 3 4 5 कुल 5 प्रश्न हैं। 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। कैसे लिखना है जरा ध्यान देना। इस तरीके से एक पेज में आपको बहुविकल्पी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुविकल्पी होता है तो दूसरे पेज में भी आपको बहुविकल्पी ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य, ठीक। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक, तो शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? संपूर्णानंद। देखिए 1 का क का दूसरा नंबर सही है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहाँ डाला गया है, क का दूसरा सही है। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ओके। आगे देखो लल्लू लाल की रचना किसने की? दोस्तों लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर ने की। यहाँ देखो लिखा है ख का दूसरा प्रेम सागर। फिर ग नंबर पर्दा कहानी के लेखक, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल है। कौन है दोस्तों? यशपाल है। यहाँ देखो यशपाल लिखा हुआ है। फिर है आवारा मसीहा के रचनाकार, तो आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर जी हैं। वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ देखो लिखा हुआ है, ठीक। अब देखो दूसरे प्रश्न की ओर आ जाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसको पीडीएफ लेना है तो हमारे सब्जेक्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
ओके। प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 की अगर बात करें, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी जो है छायावादी युग की रचना है। किसकी रचना दोस्तों? छायावादी। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का जो है दूसरा सही है। ठीक है। निम्नलिखित कवियों में कौन सा प्रगतिवादी युग का है? तो याद रखना अग्रदास जो है, अग्रदास प्रगतिवादी युग के हैं। कौन है दोस्तों? अग्रदास जो है प्रगतिवादी युग के हैं। ख का पहला। उसके बाद तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। दोस्तों तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943 ईस्वी। कौन है दोस्तों? 1943 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना क्या नहीं है दोस्तों? कामायनी नहीं है। क्या नहीं है? कामायनी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? तो याद रखना दोस्तों मामा जो है महाकाव्य नहीं है। ठीक। फिर अगला है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं धरती माँ की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है, उसे कौन परिचित न होगा चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्ष के अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्म में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब का जांच पड़ताल आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो, अब इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब आपको मान लो नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे? उसके लिए भी ट्रिक जाननी जरूरी है। ठीक है ना। अगर आपको नहीं आ रहा है तब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो, पहले तो मान लो ये तो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब 10 नंबर में हमें ये नहीं पता है कि ये किस चैप्टर से है। ठीक। तो मान लो 10 नंबर में तो 2 नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन हम 4 नंबर को कैसे कवर करें? ये जो 4 क्वेश्चन है 8 नंबर, तो 10 में हमें 8 को कर ही लेना है। देखो पॉइंट पकड़ना है यहाँ पे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें तो पता नहीं है, तो ये तो मान लो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे इस पेपर से जो हम बता रहे हैं तो आप कर लोगे। प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ देखो प्रस्तुत प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा में दिया होता है। अथवा के ऊपर वाला करो चाहे अथवा के नीचे वाला करो, तो मैं अथवा के ऊपर वाला कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप निबंध से अवतरित है। ठीक है ना। इसके ये शीर्षक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? दोस्तों जरा ध्यान देना। अब धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? अब इसमें हमें खोजना है कि वसुंधरा क्यों कहलाती है। ठीक। तो देखो, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो प्रश्न में क्या लिखोगे? धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है। अब ध्यान देना, वसुंधरा माने होता है कोई भी चीज अपने पास रखने वाले को वसुंधरा कहते हैं। ठीक। वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। यानी धरती माता की कोख में जो है अमूल्य निधियां भरी हैं, ऐसा चीज जो ऐसी वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। तो हम इसके हमें उत्तर पता नहीं है, फिर हम अपने बना के लिखेंगे। ठीक है ना। बना के धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो यहीं से शुरू करो। धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है। अब इसका उत्तर खोजो, यहाँ पे नहीं मिलेगा, इस तरफ पलटो इसके। यहाँ धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं। वसुंधरा इसीलिए तो कहलाएगा ना कि जो जिसके पास कुछ हो, तो पृथ्वी में तो बहुत सारे हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। उनमें उनसे कौन परिचित न होना चाहेगा। ठीक है ना भाई, जिसके पास सब कुछ हो उसे कौन नहीं परिचित, सब जानते हैं, अपना परिचय बन जाए। अब आगे देखिए दूसरा नंबर, तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इस पूरे गद्यांश में, इस पद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो रेखांकित यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसकी व्याख्या कर दो अपने से।
धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वसुंधरा कहलाती, उनमें कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। तो अपने से कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी होने के कारण पेड़ पौधे रत्न, ठीक है, पृथ्वी के नाम वसुंधरा कहा गया है, से हमारा प्रगाढ़ पंडित होना चाहिए। मतलब इनसे हमारा बहुत बड़ा परिचित होना चाहिए। जैसे देखो इसमें लिखा है, विद्वान लेखक ने कहा कि धरती माता की कोख में अमूल्य रत्न भरे हैं, इन्हें रत्नों के कारण पृथ्वी का एक नाम वसुंधरा भी है, से हमारा प्रगाढ़ परिचित होना चाहिए। अब देखो आगे, अब इसको तो मैं सीख गया। अब आगे जरा पृथ्वी की देह को किसने सजाया, तो जरा ध्यान देना, पृथ्वी की देह को किसने सजाया शब्द खोजो कहीं पे, ठीक है। देखो धातुओं को पीछे तो था नहीं, जो भी हम देखे थे वहां पे तो इसका उत्तर है। अब किसने सजाया, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहां पर इसका उत्तर जो है यहां पे मिल गया कि दिन रात बहने वाली नदियों में, ठीक देखो लिखा है ना, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों को देह को सजाया है। तो इसका उत्तर यहां से पकड़ो और यहां तक लिख दो, उत्तर कंप्लीट। ओके, फिर भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो देखो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो इसका उत्तर प्यारे बच्चों यहां पर है, यहां से लेकर यहां तक लिख दोगे इसका उत्तर, तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा। यानी आपको 10 नंबर में आपका 8 नंबर तो लूट ही लोगे बिना कुछ दिमाग लगाए। जो बुद्धू है ना उनको भी ये ट्रिक सीख लेना चाहिए। इसी बात पर एक लाइक कर दो सभी लोग, इसी बात पर एक लाइक ठोक दो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दिए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के, अब पद्यांश में भी 2 होते हैं, एक ये है और एक अथवा करके नीचे है। तो मैं इसको नहीं सॉल्व कर रहा हूं, नीचे वाला लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं, जो सरल शब्दों में लिखा हो कि आपको ये समझ में आ जाए, उसी को आपको करना है। तो लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि से आए, होने देने विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, ठीक है। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख प्लांता मिटाना, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे जो है आपको करना क्या है, इसमें देखो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। तो अब मान लो पाठ का नाम तो पता नहीं है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, अपने से बनाकर लिख देना, ठीक। आगे देखते हैं चौथे नंबर पे। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों अयोध्या सिंह हरिऔध ने लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे इसका पद्यांश संदर्भ, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवनदूतिका नामक पाठ्य काव्यांश से उत्कृत है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देंगे। अगर ये नहीं आ रहा तो कुछ बनाकर लिख दो, 1 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा। बाकी 4 प्रश्नों को हमें अपने से बना के करना है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश कहां से कहां तक है, यहां से लेकर यहां तक रेखांकित अंश है। तो क्या करा है, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद में ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख में प्लानिता मिटाए लेना। मतलब जो थोड़ी सी थकी दिखाई दे, क्या दिखाई दे दोस्तों, जो थोड़ी सी, इसका मतलब जरा समझिएगा, जो थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद से लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना, ठीक है ना। चारों ओर से घेरकर उसको थकान मिटा देना। फिर कह रहा है होठों की और कमल मुख की प्लानिता मिटाना। मतलब होठों की और कमल की मतलब जिसके कि उसके सूखे होंठ और मुरझाए हुए कमल सदृश मुख प्रफुल्लित उठे, यानी उसके जो मुरझाए होंठ हैं वो खुशी से झूम उठे,
ठीक है, ये चीज लिख देना है। अगर आपको इसको आंसर सही लिखना है, ठीक, परफेक्ट अपने से बना कर लिख दोगे ना, तब भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। लेकिन देखो एक्चुअल में लिखना क्या है, वह थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद से लेकर अर्थात उसके चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसे सूखे होंठ और मुरझाए हुए कमल सदृश मुख प्रफुल्लित उठे। ठीक है, अब देखिए जरा होठों की और कमल मुख में अलंकार, तो होठों में जो है रूपक अलंकार है और कमल मुख में उपमा अलंकार है दोस्तों। फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आ जाते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे जलद और कृषक ललना का अर्थ क्या है। तो जलद का मतलब होता है बालद और ललना का मतलब भूमिपुत्र, कृषक का मतलब। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवें के क में। पांचवें का क्या है दोस्तों, पांचवें का है, जरा ध्यान देना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनमें आपको साहित्य परिचय देना है। तो तीन में से एक देते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल क्या है, डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ से व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यमय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंधक पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, और साहित्य योगदान इनका, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषण थे। इनके मन में भारतीय संस्कृत की वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक विषय निबंधों की रचना की है। फिर आगे देखिए दोस्तों, इनकी कृतियां ये हैं, निबंध संकट, शोध प्रबंध, आलोचना ग्रंथ, संपादन, साहित्य में स्थान। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे राइटिंग बैठा के आपको लिखनी है। अब आ जाते हैं कवि के जीवन परिचय में। किसके परिचय में दोस्तों, कवियों के जीवन परिचय में। देखो जरा ध्यान देना, मैथिली शरण गुप्त, तो यहाँ पे 5 का ख का जो है साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, शब्द 80 होना चाहिए। तो देखो मैथिली शरण गुप्त का बाकायदे इस तरीके से हेडिंग डालना, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ख, मैथिली शरण गुप्त ब्लैक से लिख के जीवन परिचय पूरा एकदम अपने से बैठा के 1 से 1.5 पेज कम से कम, ठीक 1.5 पेज लिखोगे तब भी सही है। ठीक, लेकिन उसमें सारा चीज़ आ जाना चाहिए, रचनाएं, साकेत, ठीक है, सारा चीज़ आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। स्क्रीन फटाफट लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इधर देखिए, ये ना प्रश्नोत्तर 6 तो गारंटी है आपको, बहादुर या फिर पंचलाइट, इन दोनों में से एक पढ़ के जाओ। बहादुर पढ़ के जाओ या फिर पंचलाइट, एक ठो पढ़ लो ना, तीनों आते हैं। ध्रुव यात्रा भी दिखाई पड़ेगा, बहादुर, पंचलाइट तो आपको पढ़कर ही जाना है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मैंने बहादुर कहानी का सारांश पूरा लिखा हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखिए इधर, और प्रयागराज वालों के लिए जो गद्य खंड है वो आपका आलोक वृत्त से आता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बहादुर का यहाँ तक है, ठीक। और यहाँ देखिए, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और सबका अलग अलग है, ठीक। हर जिले का अलग अलग होता है। जैसे प्रयागराज वालों का आलोक वृत्त मैंने यहाँ लिखा है, ठीक। यहाँ भी देखिए ये, ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है आपको वही दिखा रहे हैं, इस तरफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको, हाँ ये देखिए, रस में आ जाते हैं दोस्तों, ह्रास रस वगैरह वगैरह जो भी है, इसको तो पढ़ के जाना। जो एकदम कंफर्म क्वेश्चन है वही हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं, कचड़ा नहीं दिखाएंगे, कचड़ा बिल्कुल नहीं बात करेंगे दोस्तों। देखो आपको ना करना क्या है, 12 का वीर रस अथवा ह्रास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण। तो यहाँ पे वीर रस या ह्रास रस दोनों में से एक पढ़ लेना, एक पढ़ लो बस,
ह्रास रस ही पढ़ के चले जाना दोस्तों, और बाकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक ना। ह्रास रस पढ़ के चले जाना, पीट के चले आना। अब देखो यहाँ पर उत्प्रेक्षा। अब अलंकार की बात करें, अलंकार की बात करें हम, अलंकार में तो उत्प्रेक्षा अलंकार लिख दो या फिर श्लेष अलंकार लिख दो। तो ये जो भी मैंने बताया ह्रास रस का स्पष्टीकरण भी है यहाँ पे, फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका अलंकार 12 कक्षा का क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार, स्पष्टीकरण नीचे लिखा गया है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। और देखिए आगे एकदम कंफर्म क्वेश्चन, दोहा। दोहा में 12 का ग में जरा ध्यान देना, दोहा अथवा सोरठा छंद। तो आपको दोहा या सोरठा में से किसी एक को पढ़ के चला जाना है और पीट के चले आना है, ठीक। अब देखो, अब एप्लीकेशन में बैंक खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधकों को आवेदन पत्र, ये आवेदन पत्र तो हमेशा ही आता है यहाँ पे खाता खोलने के लिए, और बच्चों का खाता तो हमेशा खुलता ही रहता है। तो ये मान के चलो कि इसके आने की संभावना लगभग 95% है, इसे पढ़ कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये खाता खोलने के लिए आपके आवेदन पत्र बहुत सिंपल होता है, अपन इसे बनाकर भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज निबंध में, निबंध में वृक्षारोपण का महत्व क्या है, ये आपके 2023 के एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है। तो जो बच्चे इसे पढ़कर जाएंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है, ठीक। ये लास्ट इधर है। तो देखिए बच्चों, मैंने जो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में मैंने बताया। बाकी अपडेट के लिए इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे हमारे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, ब्रह्मास्त्र कोर्स को 50 रुपए वाला कोर्स 7992087382 पर संपर्क करें।